फ्रेंड्स, मैं हूँ असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का साइंस सेकंड का दूसरा सबक लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 यानी जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 को डिस्कस करेंगे। इस सबक में हमें देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इफ़िशियंसी, उसी तरीके से सेल डिवीज़न अ लाइफ प्रोसेस यानी जानदार और हयाती अफ़ाल, जानदार और तवानाई का हुसूल, कुछ ग़िज़ाई अज्जा और हासिल करदा तवानाई, खलवी तक़सीम, एक हयाती फ़ेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स अपना काम क्या है कर रहे हैं। कौन कौन से सिस्टम है यहाँ पर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी एंड कंट्रोल सिस्टम। Different external and internal organs are performing their function independently but through a complete coordination। यानी यहाँ पे जितने सिस्टम्स आप लोगों को दिए गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में मदद करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेना छोड़ना, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में हो रहा है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर करना, और उसी तरीके से कंट्रोल सिस्टम है, ब्रेन जो है पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो ये डिफरेंट जो सिस्टम्स है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। उसी तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स भी इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। दिस ओवरऑल सिस्टम इज़ इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। और यही जो एक्शन है ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, सेम होता है। ह्यूमन बींग्स रहो, उसी तरीके से एनिमल्स है, सब के अंदर ये तमाम फंक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। और ये तमाम फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फूड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। तो हर सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया ही सब सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज़ सफिशियंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो सिर्फ हमें फूड की ही ज़रूरत नहीं है, इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ऑल दिस दैट इज़ द फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन्स आर ट्रांसपोर्टेड अप द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में क्या होती है, फैल जाती हैं, और ये सिस्टम हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। Beside it is coordinated by the control system of the body, that is each life processes contribute in its own way in the process of energy production। Functioning of all the life processes also requires the energy। यानी जितने भी हमारे पास क्या है प्रोसेसेस है, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक ह्यूमन बींग आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर सेल होता है, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नज़र आ रहा है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेंटर में मरकज़ा है, न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, तवानिए का होता है। यहाँ पर उर्दू मीडियम वालों को भी दिया गया है कि जानदार और हयाती अफ़ाल में मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम अपने मुसलसल फ़ेल अंजाम दे रहे हैं। कौन कौन से निज़ाम हमने देखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ामी निज़ाम, रिस्पायरेटरी सिस्टम अमल तनफ़ुस, दौरान खून यानी सर्कुलेशन है, इस्तखराज यानी एक्सक्रिएशन है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, और असबी निज़ाम यानी दिमाग का निज़ाम है, जो हमारे बैरूनी और अंदरूनी आज़ा हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमें क्या है, तवानाई की ज़रूरत होती है, ये कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन से हमें हासिल होता है। उसी तरीके से तवानियाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए हमें तवानाई हासिल होती है। फूड के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और इस तरीके से तमाम अफ़ाल के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है
कि ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स जो है वो फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स का भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे। शुआई तरकीबी का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इसलिए हमें इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in the various part like fruit, leaves, stem, root. वो अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं और जितना फूड उन्हें लगेगा प्लांट को वो क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और बाकी का जो फूड रहेगा वो फलों में, तनों में, जड़ों में, उसी तरीके से पत्तों में, लीव्स, स्टेम, रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि हम देखेंगे हम क्या है, अनाज खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को उन्होंने क्या है, स्टोर कर दिया। हम आलू खाते हैं, आलू एक टाइप का क्या है, पोटैटो एक स्टेम है। उसी तरीके से हम क्या है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, तो हम इसका फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा में हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी है, मादनियात है, विटामिन है, ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है ये डायग्राम यहाँ पे दी गई है, तो अब के इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनको ये डायग्राम नहीं आएंगे, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सबसे पहले है माउथ, यानी कि आप लोगों को पाथवे बताना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन जाता है। नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक के 2 सुराख जिसे हम नथने कहते हैं। इसके बाद है फेरिंग्स, हलक है। ट्रैकिया है, हवा की नाली है। फिर ये डिवाइड हो गया है 2 पार्ट में, ब्रोंकाई। इसके बाद लंग्स नज़र आ रहे हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ब्रोंकाई डिवाइड हो गया है छोटे छोटे ब्रांचेस में, इनको हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और यहाँ पर बलून शेप्ड गुब्बारे की तरह हमें एल्वियोलाई नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का पाथ है कि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है और CO2 वहाँ से रिलीज़ होती है। इसके बाद देखेंगे हम रिस्पायरेशन यानी अमल तनफ़ुस। रिस्पायरेशन ये 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल को हम बैरूनी कहते हैं और इंटरनल यानी अंदरूनी। तो जैसे हमें पता है सांस लेना छोड़ना, जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज़ करना। अब इंटरनल रिस्पायरेशन यानी कि अंदरूनी, जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, इसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। सेलुलर यानी कि खलवी सतह पर सेल के अंदर जो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो 2 टाइप का है, या तो वो एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। एरोबिक यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन ही अमल तनफ़ुस, और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती एनारोबिक है, इसे हम गैर ऑक्सीजनी कहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें इंटरनल यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में देखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो दिया गया था उसका एक पैराग्राफ दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट हम हमारी रोज़ की जो भी फूड है इसके अंदर हम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डेली नीड। जितनी भी हमें एनर्जी डेली लग रही है इसमें हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। द एनर्जी इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो भी एनर्जी तवानाई हमें मिल रही है वो ATP की शक्ल में हम हासिल करते हैं। ATP फुल फॉर्म याद रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। इसके लिए क्या होगा, जो ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा, टूटेगा। यानी अगर हम देखें कि अगर हमने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया, सपोज़ हमने क्या है रोटी खा ली है, तो वो जो रोटी के साथ हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज चली गई है वो ग्लूकोज क्या होंगी, स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी खलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन 2 टाइप का था, एक था एरोबिक यानी हवाबाश ऑक्सीजनी जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा लेती है, और दूसरा है एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो जो ग्लूकोज हमने यूज़ किया है वो ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा, उसकी तकसीद होंगी। तो इसकी तकसीद के 3 स्टेप्स हैं, ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स याद रखें, ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस उर्दू में शक्कर पाशीदगी कहेंगे। EMP नाम क्यों दिया गया, 3 साइंटिस्ट के नाम पर है, एमडन, मेरहॉफ और पार्नस। उसके बाद जो सेकेंड साइकिल है
उसका नाम है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और उसी का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। और थर्ड जो है वो है ETS या ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। इस तरीके से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज़ क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज़ ETC। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस यानी शक्कर पाशीदगी। अब यहाँ पे जो नेम है ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस को आप जो है वो मीनिंग इसके देखें, ग्लाइको यानी ग्लूकोज और लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, टूटना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, तकसीद हो जाएंगी, शक्कर पाशीदगी हम जिसे कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, इसे टिक कर ले। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि खलिए माया में होगा। A molecule of glucose is oxidized step by step in the process and two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का क्या है, टूटना। कहाँ होती है ये रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में, खलिए माया में। क्या होता है इस रिएक्शन में, एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होकर टूट कर क्या देता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, दो मॉलिक्यूल्स देगा काय के, पायरुविक एसिड के, ATP मिलेगा, NADH2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इसके प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या क्या हासिल होता है। इसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने से हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्लूकोज से क्या मिल गया है, पायरुविक एसिड। अब वो पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस के अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए तो मिल ही रहा है, उसी तरीके से NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स और CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। यानी जो ऊपर की ग्लाइकोलिसिस की हमने रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने ग्लूकोज से क्या हासिल किया था, पायरुविक एसिड। अब वो पायरुविक एसिड काय में कन्वर्ट हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालिमात और NADH2 के 2 सालिमात तैयार होते हैं। इसके बाद जो दूसरी साइकिल हमारे पास दी गई थी वो है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बन गया था, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद ये जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। Acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through the cyclic processes and molecules CO2, water, NADH2, FADH2 are derived। और इस तरीके से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के ज़रिए हमें CO2, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के सालिमात हासिल होते हैं। इसके बाद जो थर्ड साइकिल है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन या ETC या ETS जिसे हम कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन गए हैं, कौन कौन से, NADH2, FADH2, ये ETS जो साइकिल है, तीसरी साइकिल, इसमें हिस्सा लेते हैं। Due to this, the 3 molecule of ATP are obtained from each NADH2 molecule। याद रखें, एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मिलते हैं। क्या कहा जा रहा है, एक NADH2 से हमें 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
यानी इस तरीके से जो हमने ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज लिया था वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और CO2, वाटर और एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पर जो तीसरी रिएक्शन थी इसे उर्दू में इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल यानी ETC रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल ये तवानिये में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अंजाम पाता है और इस तामुल के दौरान क्या है, तैयार शुदा जो एक NADH2 है इसके सालिमे से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP के सालिमात तैयार होते हैं और इसी तरीके से पानी के सालिमात भी तैयार होते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजनी तनफ़ुस हमने देखा जिसमें ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद हुई है और तवानाई के साथ साथ CO2 और H2O के सालिमात भी तैयार होते हैं। अब यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखें, NADH2 यानी निकोटीना अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। FADH2 का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। बोथ इंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द सेल आर यूज्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन। ये दोनों भी इंजाइम्स जो है ये हर खलिए में तैयार होने वाले ऑक्सीजनी तनफ़ुस में यानी सेलुलर रिस्पायरेशन में मदद देते हैं। याद रखें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजनी तनफ़ुस में जो मदद करते हैं ऐसे 2 इंजाइम्स के नाम लिखिए। तो कौन है वो 2 इंजाइम्स, NADH2 एंड FADH2। इसके बाद ATP के बारे में दिया गया है। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। It is energy rich molecule and energy is stored in the bond by which phosphate groups are attached to each other। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एडेनाइन ब्लू कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन बेस होता है। जो पिंक कलर की है वो राइबोस शुगर है और इसी तरीके से 3 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से ATP बनता है एडेनाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी होती है जिनके बॉन्ड्स के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे आपको 3 फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो है वो बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी। ग्रुप्स आर अटैच टू ईच अदर, दीज मॉलिक्यूल आर स्टोर्ड इन द सेल एज पर नीड। ये हमारे सेल के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी है। केमिकली ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनेगा, ट्राई का मतलब होता है 3, 3 कैसे बनेगा 2 + 1 से, यानी एडेनाइन एडिनोसाइन ADP + IP के मिलने से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ADP। अब जिस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि जब एनर्जी फुल है तो ATP, और जब एनर्जी क्या हो रही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, यानी जो बॉन्ड टूट रहा है तो उससे एनर्जी क्या होंगी, रिलीज होंगी। तो डिस्चार्जिंग यहाँ पे बताई गई है। इट कंटेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, यहाँ पे दिख रहा है सबको ब्लू कलर का क्या है, एडेनाइन है। उसके बाद पिंक कलर की राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। तो इस तरीके से ATP के जो बॉन्ड है वो क्या है, टूट रहे हैं, इसलिए हम ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए भी यही दिया गया है कि ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तवानाई से भरपूर सालिमा होता है। इसमें फॉस्फेट के 3 सालिमे एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन्हीं बंदिशों में, इन्हीं बॉन्ड में क्या है, तवानाई की ज़रूरत होती है और ज़ख़ीरा होता है। और ये जब भी हमें तवानाई लगेंगी तो खलिए में इन सालिमात का ज़ख़ीरा किया जाता है। कीमियाई नुक्ते नज़र से ATP यानी एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोटाइड से तैयार शुदा फॉस्फेट का सालिमा है, जिसमें क्या क्या नज़र आ रहा है हमें, एडेनाइन, एडेनाइन ये नाइट्रोजनी सालिमा है, नाइट्रोजन बेस है। उसके बाद है राइबोस शुगर जिसका फार्मूला होता है C5H10O5 और पेंटोस शुगर है और 3 फॉस्फेट के सालिमे हैं। तो इस तरीके से ATP को हम तवानाई की करेंसी कहते हैं। याद रखें एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं हम, ATP को। इसके बाद है If there is insufficient amount of carbohydrate in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production।
यानी कि अगर कभी फाका कशी की हालत है या अगर हमारे पास क्या है भूख हड़ताल हो गई है, फास्टिंग है, हंगर है, ऐसे टाइम पर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी का वो क्या है कम हो जाता है। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स है, प्रोटीन्स है यानी रोगनी मादे हैं, प्रोटीन है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। जो लिपिड्स होंगे वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, यानी रोगनी मादे रोगनी तेज़ाब में तब्दील होंगे। वेरस प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, जबकि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं। Fatty acid and amino acid are converted into acetyl coenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A by process of Krebs cycle in mitochondria। यानी जो रोगनी तेज़ाब और अमाइनो एसिड जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में तब्दील होते हैं और एसिटिल कोएंजाइम ए के सालिमात को क्रेब चक्कर तामुलात के ज़रिए तवानाई में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। तो किस तरीके से होगा हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर हैंस क्रेब के बारे में दिया गया है। तो ये है हैंस क्रेब। तो इस साल आप लोगों को जो है वो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कि एनर्जी प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन में, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है, इसका मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट क्या है ले लिया है, और उसी तरीके से हमने ऑक्सीजन भी क्या किया है, लिया है। तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगी। हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगी, फिर वो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल, और फिर क्रेब्स साइकिल से CO2 वाटर और एनर्जी हमें हासिल होती है। यह हम लोगों का नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर फाका कशी हालत है या फिर फास्टिंग है, अगर रोज़े में है, इस टाइम पे क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर की लिपिड्स है वो लिपिड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगी और फिर फैटी एसिड से क्या बन जाएगा, वो एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल, और फिर से हमें CO2 वाटर और एनर्जी मिलेंगी। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन है तो वो प्रोटीन कन्वर्ट होंगी अमाइनो एसिड में, फिर अमाइनो एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाकर CO2 वाटर और एनर्जी मिलता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन हो, ऑक्सीजनी अमल तनफ़ुस हो, इन प्रोसेस के अंदर अगर लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, तीनों कोई भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हो, सब के सब क्या देते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं और एनर्जी मिलती है। जबकि हम बात करें एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, सेल्स में भी होता है। एनएरोबिक यानी जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो सेम प्रोसेस जो ग्लूकोज का रहेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगी। अब वो पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा और डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जैसा कि विनेगार है जिसे हम सिरका कहते हैं, विटामिन्स है। तो ये विनेगार विटामिन्स बनने का जो प्रोसेस है वो वेरियस माइक्रोब्स के थ्रू होता है। अब एक ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं हम तीनों रिएक्शन में वो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन से जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, विनेगार विटामिन बने थे, उसी तरीके से अल्कोहल भी बन सकता है, लेकिन किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, याद रखें 9th क्लास में हो चुका है। ईस्ट जो है वो अल्कोहल बनाती है। उसी तरीके से पायरुविक एसिड के फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पर बनेगा, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स यानी RBCs को कहते हैं हम, खून के सुर्ख ज़र्रात है। उसी तरीके से मसल सेल्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभार क्या है कि बहुत ज़्यादा जब हम क्या है दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, उस टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ये रिस्पायरेशन जो हो जाएगा वो एनएरोबिक, और कुछ देर के बाद जो है हमारे पैरों में लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जम जाता है और उसके आगे हम दौड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, जहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो दोनों चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम उर्दू मीडियम वालों के लिए है, कार्बोहाइड्रेट की शक्कर पाशीदगी से पायरुविक एसिड, उसी तरीके से प्रोटीन टूटकर अमाइनो एसिड बनाता है और रोगनी मादे टूटकर रोगनी तेज़ाब बनाते हैं। इन तमाम से एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा, क्रेब का चक्कर होगा, CO2 वाटर और तवानाई मिलेंगी।
उसी तरीके से गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के अंदर भी सेम प्रोसेसेस है कि ग्लाइकोलिसिस शक्कर पाशीदगी से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड के तख़मीर से, देखिए यहाँ पर पायरुविक एसिड के तख़मीर से सिरका या विटामिन या फिर लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल, तो तीनों जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिए गए हैं, एग्ज़ाम में देखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर अल्कोहल पूछ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों ने, उर्दू मीडियम वालों को ये गलत हो गया है। अल्कोहल के नीचे आपने जो लास्ट में तख़मीर की जगह पे यहाँ पे ईस्ट लिखना है, ईस्ट यानी कि फफूंद लिखना है। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ पर बनता है, उज़लात में बनता है। इसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन का अभी जो प्रोसेस हुआ उसी को क्या है बताया गया है। अब एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लीवर में यानी कि जिगर में और उसी तरीके से मसल्स में स्टोर होता है काय के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट हमारे लीवर में मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल होती हैं और ये किन अज्जा से बनी है। याद रखें, प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो यानी कि बड़े हैं, अकबर साले में हैं, इन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। दिस आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक साथ जोड़ने पर प्रोटीन हासिल होता है। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें हैवानात से, एनिमल्स से हासिल होती हैं, ये प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमें अमाइनो एसिड मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन कैसे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से, यानी कि प्रोटीन टूटा कि अमाइनो एसिड हमें मिलेगी। और ये अमाइनो एसिड जो है एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड, और इस तरीके से वो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के हर एक उज़ू में, हर एक खुलिये में पहुंचाए जाते हैं। फ्रॉम दिस अमाइनो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस द वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड द होल बॉडी, दोज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द डायग्राम। क्या कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ आज़ा के अंदर और खलियात में जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड से ही हम डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो है वो बनाते हैं। यानी जो क्वेश्चन था कि प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, अमाइनो एसिड से मिलते हैं। और अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनी है, ये देखिए। तो अमाइनो एसिड से जैसा कि स्किन में जो है वो मेलानिन है, केराटिन है, ये टाइप के प्रोटीन बने हैं। बोन्स में कौन सी प्रोटीन है, हड्डियों में है ऑसिन। उसी तरीके से सेल्स जो बने हुए हैं, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस इंजाइम्स, इंजाइम्स मतलब भी प्रोटीन ही होते हैं। उसी तरीके से पैंक्रियाज में कौन सी प्रोटीन है, इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी गुद्दे नखाइया जिसे कहते हैं, इसमें वेरियस हार्मोन्स महरकाब है, 9th क्लास में हो गए हैं आपको। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन है, उस तरीके से TSH है, FSH, LS, STH, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड गुद्दे नखाइया बनाता है। मसल्स में कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन है, मायोसिन है, तो ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, लचकदार है। और उसी तरीके से खून में, हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन है और एंटीबॉडीज़ यानी कि ज़िद अजसाम है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इम्पॉर्टेंट बिट है, ये याद रखें कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से कौन कौन से प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद है। इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ज़रूरत से ज़्यादा खाई गई प्रोटीन्स से हासिल शुदा अमाइनो एसिड हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होते। यानी कि अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में हो गए हैं, ज़्यादा प्रोटीन हो गए हैं, तो ये जो है अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होकर अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, और ये अमोनिया जो है हम बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। इफ़ नेसेसरी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखें कि हस्ब ज़रूरत प्रोटीन दूसरे मुफीद अज्जा में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस तामुल के ज़रिए ग्लूकोज में तब्दील की जाती है। नाम याद रखें, ग्लूकोनियोजेनेसिस,
ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो यानी नया, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, यानी कि जब नए से ग्लूकोज बनेगा इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। पिछला जो हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी टूटना, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस, नए से ग्लूकोज का बनना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस। Plant produce the necessary amino acid from minerals de novo and thereby produce the different proteins। यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्लांट क्या करेंगे, नए नए अमाइनो एसिड क्या करते हैं वो बनाते हैं। एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट का भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा एंजाइम्स, कौन सा खामेरा कुदरत में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, रूबिस्को। सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो नेचर में पाया जाने वाला है वो है रूबिस्को, जो क्लोरोफिल में सब्ज़माए में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स। हमें लिपिड कहाँ से हासिल होंगे, रोगनी मादे हमें कहाँ से हासिल होते हैं। द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड। यानी ऐसी चीज़ें जो फैटी एसिड और अल्कोहल के, यानी कि रोगनी तुरशो और अल्कोहल दोनों के मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं इसे हम लिपिड्स कहते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट दर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। क्या कहा जा रहा है, लिपिड कैसे बने हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल ये दोनों के मिलाप से लिपिड बनेंगे। अब जैसे ही लिपिड क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया, लिपिड टूट गया, तो टूटने के बाद ये वापस से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फैटी एसिड रोगनी तुरशे जो है वो जिस्म के हर हिस्से में पहुँचाए जाते हैं। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्फ। और इस तरीके से जिस्म के हर हिस्से में ज़रूरत के मुताबिक ये फैल जाते हैं। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो खलिए की दीवार है, वो कैसे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। उसी तरीके से देखिए ये फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे कहते हैं, एस्ट्रोजन फीमेल एसएससी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल में होते हैं। उसी तरीके से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ये मेल में है। और उसी तरीके से अल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ये सभी, जो है वो कैसे बने हुए हैं, फैटी एसिड से बने हुए हैं। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। उसी तरीके से जो असबी खुलिया है, जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं वो भी कैसे बने हुए हैं, उनकी कवरिंग भी फैटी एसिड से बनी हुई है। वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड। 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। बॉडी के एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो भी हमारे चर्बी आमेज मादा है, जो भी हमारी इत्तेसाली नसीजें हैं, इसके अंदर जो है वो लिपिड्स चर्बी जमा होती है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। यानी कि विटामिन जो है ये हेट्रोजिनस कंपाउंड है, ठीक करें, हेट्रोजिनस यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तनु है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। दे आर मेन 6 टाइप ऑफ विटामिन। 6 किस्म के जो है वो मखसूस किस्म के विटामिन हैं। विटामिन ए बी सी डी ई एंड के, ए बी सी डी ई और के, जिसमें से ए डी और ई और के ये फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए डी ई और के यानी ये चर्बी में हल पजीर होते हैं, ये फैट सोल्यूबल है। जबकि बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, पानी में हल पजीर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको विटामिन के वाटर सोल्यूबल और जो है फैट सोल्यूबल पूछे जाते हैं। याद रखें 6 टाइप के, मेन 6 टाइप के विटामिन है, जिसमें बी और सी ये वाटर सोल्यूबल है, बाकी के जो है ए डी ई और के ये फैट सोल्यूबल है।
We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the processes like glycolysis and Krebs cycle. हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में FADH2 और जो NADH2 है वो बने हैं। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B5 का नाम होता है निकोटीनामाइड। याद रखें, विटामिन B5 राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B2 riboflavin and B5 is nicotinamide. These are necessary for the production of FADH2 and NADH2. तो इसके बाद अब हमें पानी के बारे में देखना है, वाटर के बारे में। There is about 65 to 70% water in our body. हमारे जिस्म में तकरीबन 65 से 70% पानी होता है। Each cell contains 70% water weight by weight. हर खलिए में पानी का वजन कितना है? 70% है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। ब्लड का जो प्लाज्मा है इसके अंदर भी 90% पानी होता है। फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अगर जिसमें मामूली तौर पर भी क्या है पानी की कमी हो जाए तो पूरे जिस्म में क्या हो जाएगा? बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इसलिए वाटर जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। अलॉन्ग विद ऑल अबाउट मेंशन न्यूट्रिएंट, फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसके अलावा फाइबर्स जो है यानी कि रेशेदार चीज़ें वो भी बहुत ज़रूरी है। अब फाइबर्स कहाँ से हासिल होता है हमें? जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, अनाज है, सब्ज़ी, तरकारी, फल। तो कहा जाता है कि रात में जो है वो क्या है, हमें फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाना चाहिए ताकि डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। In fact, we cannot digest the fiber. However, they help in digestion of other substances and digestion of undigested substances. दरअसल जो फाइबर्स है इसे हम हज़म नहीं कर सकते। फाइबर्स को हज़म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये फाइबर्स की मदद से हम दूसरी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और जो भी मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड है वो डाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा और यहाँ पे इजेशन में यानी कि इस्तखराज के अमल में हमें मदद मिल सकती है। तो इसी तरीके से फ़ाइबर्स के सोर्सेस पूछ सकता है कि फ़ाइबर कौन कौन सी चीज़ों में है। तो फ़ाइबर्स यानी कि सब्ज़ी में है, तरकारी है, फल, अनाज, इनसे हमें फ़ाइबर्स हासिल होता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1 का हाफ से ज़्यादा पार्ट हम लोगों ने देख चुका है। अब इसके बाद हमें जो है माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीज़न है वही लास्ट पार्ट हमारा बाकी है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अल्फास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।